Hello everyone, how are you all doing? I am Isha from Sri Balaji Wonder Kids, and today we are going to start off with lecture number 3 of chapter number 16, that is digestion and absorption of class 11th biology. Okay, so guys, आज का टॉपिक हमारा रहेगा टू कवर अप द पोर्शंस ऑफ द फेरिंग्स. ठीक है, मतलब हम रीजन्स ऑफ फेरिंग्स पढ़ेंगे आज. ओरोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स, ओके, एंड दी नासोफेरिंग्स होता है सबसे पहले नेजल कैविटी के पास, देन द ओरोफेरिंग्स, ठीक है, ओरल कैविटी के पास, देन द लेरिंगोफेरिंग्स, लेरिंग्स जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है उसके पास जो रीजन होता है दैट इज टर्म्ड एज लेरिंगोफेरिंग्स. इन सभी को आप डिटेल में पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट let's get started with a very nice motivational quote, and that is push harder than yesterday if you want a different tomorrow. ठीक है, आप अपने आप को क्या करो, ज़्यादा पुश करो. जितना आपने कल काम किया था ना उससे ज़्यादा आप आज करने की कोशिश करो. जो आपने गोल्स बना रखे हैं ना उनको और ज़्यादा, मतलब आपको ऐसे अपने गोल्स बनाने हैं, वीकली गोल्स, मंथली गोल्स आपको ऐसे बनाने हैं जो आप अचीव कर सको. लेकिन वो भी आपको इतनी कोशिश करते रहना है कि आज अगर आपने अपने गोल में 1/4 चैप्टर करना लिखा है ना, तो कोशिश करो कि कल आप उसको इम्प्रूव करके आप अपना 1/3 चैप्टर एक दिन में कंप्लीट कर पाओ विद एफिशिएंसी. ओके गाइस, सो लेट्स, ठीक है गाइस, सो स्टार्ट करते हैं अपने पिछले लेक्चर के रिवीजन के साथ. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपने पिछले लेक्चर के रिवीजन के साथ. और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट टीथ. ठीक है, हमारा पूरा लेक्चर टीथ पे डिवोटेड था. ओके, सो लेट्स टेक अ क्विक ओवरव्यू ऑफ लास्ट सेशंस. ठीक है, सो अब देखो ये इतना सुंदर सा डायग्राम आपको पूरा दिखा रखा है यहाँ पर. ठीक है, ये पूरी क्या है, ओरल कैविटी की यहाँ पर लेबलिंग शो कर रखी है ओरल कैविटी की. ठीक है, ओरल कैविटी. ठीक है, सो दिस इज आवर अपर लिप एंड दिस इज आवर लोअर लिप. राइट नाउ मैंने आपको फ्रेन्यूलम के बारे में बताया था कि लिंगुअल फ्रेन्यूलम क्या होता है. लिंगुअल फ्रेन्यूलम की अगर मैं बात करूँ, सो लिंगुअल फ्रेन्यूलम वो स्ट्रक्चर होता है जो हमारी टंग को बेस ऑफ द बकल कैविटी, ठीक है, फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी से कनेक्ट करता है. ठीक है, मैंने आपको प्रैक्टिकली भी एक्सप्लेन करा था. नाउ लिंगुअल का मतलब क्या होता है, टंग. ठीक है, टंग. ठीक है, तो टंग इज लिंगुअल. एंड यहाँ पर लिप्स को हम बोलते हैं लेबिया. लिप्स को हम बोलते हैं लेबिया. ठीक है, सो लिंगुअल फ्रेन्यूलम का मतलब वो स्ट्रक्चर जो कि हमारी टंग को बेस ऑफ द बकल कैविटी के साथ कनेक्ट करेगा. एंड लेबियल फ्रेन्यूलम अगर मैंने कह दिया, यानी कि हमारे जो लिप्स होते हैं वो भी तो बेस से कनेक्टेड होते हैं, यानी कि वेस्टिब्यूल मैंने आपको कल बताया था. सो दिस इज वेस्टिब्यूल. ओके, दिस इज वेस्टिब्यूल. सो वेस्टिब्यूल से जो कनेक्ट करते हैं हमारे लिप्स को वो होते हैं लेबियल फ्रेन्यूलम. ठीक है, अब हमारे लिप्स जो है, 2 लिप्स होते हैं, एक सुपीरियर लिप, एक इन्फीरियर लिप, अपर लिप या लोअर लिप. ठीक है, सो ऊपर वाले जो लेबियल फ्रेन्यूलम है उसको बोलते हैं सुपीरियर लेबियल फ्रेन्यूलम, और जो नीचे वाला जो लेबियल फ्रेन्यूलम है उसको बोल दिया इन्फीरियर लेबियल फ्रेन्यूलम. ठीक है, कुछ भी बात यहाँ पर कंफ्यूजिंग नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, इंटरेस्टिंग ऑल्सो. ठीक है, तो अब तक के स्ट्रक्चर्स क्लियर हो गए. अपर लिप, लोअर लिप, इन्फीरियर लेबियल फ्रेन्यूलम, सुपीरियर लेबियल फ्रेन्यूलम, लिंगुअल फ्रेन्यूलम. देन टंग के बारे में तो हम सबको पता है, टीथ हमने कल डिटेल में पढ़ाई था. और मैंने बताया था कि जो आगे वाला स्ट्रक्चर हमारी जो पैलेट होती है, जैसे टंग जो है, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता है आप कभी भी ना अपना खाना कभी भी बिना हार्ड पैलेट को टच करे, टंग जो है, हमारी जो टंग होती है वो अगर हमारे हार्ड पैलेट को टच नहीं करेगी ना, हो ही नहीं सकता ऐसा. मतलब हम खाना भी खा रहे हैं और टंग कभी हार्ड पैलेट को टच कर ही नहीं रही, ऐसा हो ही नहीं सकता. या फिर आप देख लो, बोलते टाइम भी टंग हमारी हार्ड पैलेट को टच करती है. ठीक है, हार्ड पैलेट पे क्या होते हैं, रिजेस, जिसकी वजह से हम हार्ड पैलेट को हार्ड बोलते हैं. ठीक है, मैंने आपको कल समझाया था. रिजेस क्या करते हैं, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया. ठीक है, फूड के साथ सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा एरिया होगा.
ठीक है। और इतना ही ज़्यादा मैंने आपको सलाइवरी एमाइलेज के बारे में बताया था, राइट, कि सलाइवा होता है हमारे बक्कल कैविटी के अंदर, जो कि सेल्यूलोज की, स्टार्च की डाइजेशन कराता है, नॉट सेल्यूलोज, स्टार्च की डाइजेशन कराता है, ठीक है, स्टार्च की डाइजेशन कराता है, कार्ब्स। ओके, सो नाउ ओके, एंड इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोटिस इज दैट कि भाई जो हमारी जो सलाइवरी एमाइलेज होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ राइपन्ड स्टार्च पर ही एक्ट कर सकती है। क्या बताया मैंने? सिर्फ और सिर्फ राइपन्ड स्टार्च पर ही एक्ट कर सकती है, ठीक है। तो अगर आप कच्चा आलू खाओगे ना तो फिर वो डाइजेस्ट नहीं होने वाला, पका के ही खाना पड़ेगा, ठीक है। और ये 3 स्ट्रक्चर जो यहाँ पर दे रखे हैं उनकी कोई अभी अपनी क्लास में इंपॉर्टेंस नहीं है। देन हार्ड पैलेट मैंने आपको बता दिया, सॉफ्ट पैलेट भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर यूविला एक स्ट्रक्चर होता है जो कि इंटरनल लेयर्स वाली कैविटी में हमारे फूड को जाने से प्रिवेंट करता है, राइट। नाउ टॉन्सिल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जानेंगे आगे डिटेल में। टॉन्सिल्स क्या होते हैं बेसिकली? टॉन्सिल्स जो है ये WBCs होते हैं, बहुत सारे WBCs यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो कि मतलब एक तरह से फैगोसाइटिक रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। विलर एंड टॉन्सिल हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ दिस इज द फ्लोर ऑफ माउथ एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस डायग्राम। जिंजाइवा, जिंजाइवा मैंने आपको बताया था ना, गम्स जो होते हैं, है ना। टीथ का स्ट्रक्चर बताते टाइम भी मैंने आपको बताया था, टीथ का स्ट्रक्चर बताते टाइम भी कि द पोर्शन हैविंग द नेक पार्ट ना, वो जिंजाइवा होता है इस तरीके से, ठीक है। मतलब नेक पार्ट जो है पूरा ही जिंजाइवा से कवर्ड होता है, और जो पोर्शन जिंजाइवा के बाहर आ जाता है दैट इज द क्राउन, ओके गाइस। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ ओरल कैविटी। नाउ दिस इज अवर सुंदर सा डायग्राम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और हमने जो है बहुत सारा डिस्कशन करा ओरल कैविटी के ऊपर, बल्कि अभी भी डिस्कशन बाकी है। हमें अभी सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में डिटेल में जानना है, ठीक है। नाउ देन वी विल मूव ऑन टू द ट्रांसपोर्ट पैसेज, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज हम पढ़ेंगे फेरिंग्स एंड इसोफेगस के बारे में। एंड देन द मेन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ग्लैंड और ट्रैक्ट्स, ग्लैंड्स भी पढ़ेंगे, ट्रैक्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है। गैस्ट्रो रिफर्स टू द स्टमक एंड इंटेस्टाइन रिफर्स टू द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, सो दिस इज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ओके गाइस। सो दिस इज द बेसिक ओवरव्यू। और आपको पता है जो इतनी कम हम यहाँ पर लेबलिंग कर रहे हैं ना, हम सोचते हैं कि भाई इतनी सारी लेबलिंग कैसे याद रखेंगे हम, ये तो सच में बहुत ज़्यादा हो गया। बट गाइस ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ ज़्यादा लेबलिंग्स नहीं है। जब हम और ज़्यादा स्ट्रक्चर्स को, इन स्ट्रक्चर्स को डिटेल में पढ़ेंगे ना, इन स्ट्रक्चर्स को जब हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो हमें ना कुछ इस तरीके की लेबलिंग दिखने वाली है, दिखेगी। और हमें ये भी याद करना होगा, ये भी हम समझेंगे, ये भी हम अच्छे से गेन कर पाएंगे, ओके गाइस। सो जो हम आजकल लेबलिंग जो हम सीख रहे हैं ना अभी इन डायग्राम्स में, दे आर नॉट सो मच, ओके। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं अपने रिवीजन टिथ वाले टॉपिक के साथ, ठीक है। टिथ के जो हमने कल नोट्स, हैंड रिटन नोट्स जो हमारे रह गए थे, वो आज हम जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। एंड गाइस I want to ask you few questions which are important. So can anyone tell me in the comment section that what is the study of teeth is known as? Study of teeth is known as what? Okay, so I hope आप सभी ने आंसर दे दिया होगा that study of teeth is referred as. So study of teeth को हम बोलते हैं odontology, ठीक है। So study of teeth is referred as odontology. सेकेंड क्वेश्चन इज दिस कि आपको पता है क्या हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है हमारी ह्यूमन बॉडी का? हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होती है हमारी ह्यूमन बॉडी की? तो कल मैंने बहुत ज़्यादा कॉन्सर्न के साथ ये बात बताई थी कि जो हार्डेस्ट पार्ट होता है ना हमारी ह्यूमन बॉडी का, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होती है, दैट इज़ द एनामल विच इज़ मेड अप ऑफ अराउंड 96% इनऑर्गेनिक मटेरियल, ओके। मतलब कि ओवरऑल पूरे टिथ के स्ट्रक्चर की बात करी है मैंने, 96% इनऑर्गेनिक मटेरियल। लेकिन यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो पूरी बॉडी है ना, उसमें सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट जो है ना वो टीथ ही है, क्योंकि टीथ के ऊपर ही तो वो एनामल की कवरिंग है। नाउ गाइज वन मोर अमेजिंग क्वेश्चन,
डू यू नो व्हाट्स योर डेंटल फॉर्मूला? देखो बच्चों, कल मैंने सभी के मतलब हर एक एज ग्रुप के जिनमें डिफरेंस आता है वो मैंने डेंटल फॉर्मूला आपके सामने आपको बताए थे अच्छे से, राइट? नाउ इट्स योर टर्न टू टेल मी योर डेंटल फॉर्मूला राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? सो इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगी क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में दे दिया था, बट इस लेक्चर में आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं इन द कमेंट सेक्शन, ओके? नाउ एक मैं आपको इम्पॉर्टेंट सी बात बता देती हूँ अबाउट आवर थर्ड मोलर्स, ठीक है? कल मैंने बताया था, देखो डेंटल फॉर्मूला का भी एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। डेंटल फॉर्मूला के बारे में मैंने बताया था कि यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, यहाँ मैंने बताया था कि सबसे पहले हम लिखते हैं इंसीजर। देखो कितने सुंदर तरीके से कलर्स के साथ हाईलाइट कर रखा है, ठीक है? यहाँ पर मैंने ब्लू कलर से जो डिनोट करा है वो है इंसीजर्स, ओके? ना यहाँ पर मैंने डार्क ब्लू कलर से कैनाइंस को डिनोट करा है, पिंक कलर से प्री मोलर्स को एंड रेड कलर से मोलर्स को। सो गाइज मैं यहाँ से क्या बताना चाहती हूँ कि जो ऑर्डर होता है ना लिखने का, जैसे हम लिखते हैं 2 1 2 3 या फिर 2 1 0 2 या फिर 2 1 2 2, कुछ भी हम लिखते हैं मतलब डेंटल फॉर्मूला में, तो ये रूल्स होते हैं। ऊपर भी लिखेंगे नीचे भी सेम रहेगा, पहला रूल। दूसरा रूल के ऊपर होंगे अपर हाफ जॉ के, ठीक है? अपर हाफ जॉ के और नीचे लोअर हाफ जॉ के, ठीक है? दूसरा रूल। तीसरा रूल, सबसे पहले हम कैनाइंस को इंसीजर्स को काउंट करते हैं, देन कैनाइंस को, देन प्रीमोलर, देन मोलर, इस तरीके से हम चलते हैं। दीज आर द 3 रूल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइटिंग डेंटल फॉर्मूला फॉर एनी एज ग्रुप, ठीक है गाइज? ओके, नाउ अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ टूथ निकालना है ना, मतलब टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने प्रेजेंट है पूरे इस अपर जॉ में, तो ऊपर वाला जो हमने लिखा था वो अपर हाफ जॉ का था, हाफ जॉ का था, तो उसको डबल कर देंगे तो पूरे जॉ का आ जाएगा। तो 2 1 2 3 इंटू 2 करेंगे तो अपर जॉ का आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम 2 1 2 3 नीचे वाले को इंटू 2 करेंगे तो लोअर जॉ का आ जाएगा। सिंपल, क्लियर? देखो अब मैं कह रही थी कि मुझे आपको बताना है अबाउट द प्री मोलर, थर्ड मोलर के बारे में, ठीक है? अब जैसे ये तो प्री मोलर है, अब हम बात करेंगे मोलर्स के बारे में जो थर्ड मोलर होते हैं। थर्ड मोलर्स आर एक्चुअली वेस्टिजियल, यू नो। थर्ड मोलर्स ना वेस्टिजियल ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी में। दे आर ऑल्सो नोन एज विजडम टीथ। मैंने आपको बताया था ना, अक्ल जाड़ है ना, अक्ल जाड़ बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है? तो विजडम टीथ बोलते हैं, लेकिन ये वेस्टिजियल क्यों है? पहले तो ये समझते हैं कि वेस्टिजियल का मतलब क्या होता है। वेस्टिजियल मीन एनीथिंग विच इज़ नॉट परफॉर्मिंग अ यूजफुल फंक्शन। मतलब इन विजडम टीथ का ना कोई यूजफुल फंक्शन है नहीं गाइस, ठीक है? जैसे आने वाले टॉपिक्स में जब मैं आपको लार्ज इंटेस्टाइन बताऊंगी, देन आई विल टेल यू अबाउट द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, दैट इज ऑल्सो वेस्टिजियल, ठीक है? पिन्ना मसल भी वेस्टिजियल होती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, पिन्ना वेस्टिजियल नहीं होता, पिन्ना मसल वेस्टिजियल होती है, ठीक है? अगर पिन्ना मसल वेस्टिजियल नहीं होती तो हम अपने ईयर्स को इस तरीके से फ्लैटर कर पाते, लेकिन हम अपने ईयर्स को इस तरीके से फ्लैटर नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई पिन्ना मसल इज वेस्टिजियल, ठीक है? इनका कोई यूजफुल फंक्शन नहीं होता हमारी ह्यूमन बॉडी में, और अगर इनको सर्जिकली रिमूव भी कर दिया गया, लाइक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को, ठीक है, जो हम इंटेस्टाइन के केस में पढ़ेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन के केस में, अगर मैंने या फिर किसी ने भी, डॉक्टर ने अगर उनको सर्जिकली रिमूव कर भी दिया तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी। किसी तरीके की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी कि आपको ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ऐसे नहीं करना, नो, क्योंकि वो ऑर्गन वेस्टिजियल था, ठीक है? उसका कोई यूज़ नहीं था, बट येट एंसेस्टर्स में उसका एक यूजफुल फंक्शन था, ओके? सो एंसेस्टर्स में ऐसा हो सकता है कि अभी वो स्ट्रक्चर पूरी तरीके से डेवलप ना हो रखा हो या फिर उसके कुछ पोर्शंस कट गए हों, ठीक है? वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इन द क्लास 12 इवोल्यूशन चैप्टर, ओके? सो वापस आते हैं अपने थर्ड मोलर पे। तो जो थर्ड मोलर होता है दैट इज़ वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है, एंड दैट इज़ विजडम टीथ। अब जानते हैं कि भाई ये वेस्टिजियल क्यों है। देखो गाइस, वेस्टिजियल इसीलिए क्योंकि थर्ड मोलर ना, जैसे हम यहाँ पर इंसीजर्स हैं, कैनाइंस हैं, प्री मोलर्स हैं, वो भी कितने होते हैं प्री मोलर्स? 2 होते हैं, राइट? सो
इसके बाद भी 2 मोलर्स होते हैं, इतने ज़्यादा टिथ आ गए। अब जो विजडम टिथ है ना वो एक एक्स्ट्रा टिथ है, अब वो यहाँ पर जाता है, बिल्कुल एंड में चला जाता है, जो कि नीचे भी जाए तो एंड में, और इतनी दूर तक हमारा फूड जा नहीं पाता, मतलब यहाँ तक तो जा ही नहीं पाता, यहाँ जाएगा तो सीधा यहाँ ईसोफेगस में चला जाता है। ठीक है, ईसोफेगस बैक साइड पे होता है, इस बात का ध्यान रखना है, ईसोफेगस बैक साइड पे होता है। आगे होता है ट्रैकिया, देन ब्रोंकीज, ब्रोंक्टियोल्स, ये सब चीज़ें रेस्पिरेटरी सिस्टम में पड़ेंगे। लेकिन जो हमारा ईसोफेगस है, यानी फूड पाइप है, वो पीछे की साइड पे होता है, डोर्सल। वेंट्रली लोकेटेड है हमारा विंड पाइप। ठीक है, ओके। सो आपको आई होप ये क्लियर हो गया कि भाई विजडम टिथ क्यों वेस्टिजियल है, और इफ़ येट यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, नाउ अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ अपने टिप्स के बारे में। देखो, कल मैंने बताया था कि भाई ये जो इनामिल है ना, अगर हम अपने दांत का अच्छे से ध्यान नहीं रखते तो इनामिल स्टार्ट्स डीजेनरेटिंग, राइट। मैंने सिर्फ आपको कल इतना ही बताया था कि इनामिल जो है डीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन सिर्फ ये मतलब मैंने बताया था ना कि इनामिल डीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो आज मैं आपको वो प्रॉब्लम बताने वाली हूँ कि वो क्या प्रॉब्लम हो जाती है, हमें इतनी प्रॉब्लम क्यों, मतलब हमारी टिथ की कवरिंग है इनामिल, और अगर वो डीजेनरेट हो गई तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट इज़ रॉन्ग। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो जाती है, देखो इनामिल क्या है, हमारे जो टिथ है उसकी अपर लेयर है, राइट। तो इनामिल क्या है, अपर लेयर है और पूरी हार्ड है। अगर इसमें जैसे अगर ये डीजेनरेट हो जाती है तो एसिड्स रिलीज करते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया जो है एसिड्स रिलीज करते हैं हमारे टिथ पे, टूथ पे। ठीक है, एसिड रिलीज करते हैं, तो फिर अब एनामिल की कवरिंग तो है नहीं। अब जो डेंटाइन है वो बेचारा हमारा बहुत ही सॉफ्ट सा येलोइश, बताया था मैंने आपको, सॉफ्ट सा एक स्ट्रक्चर होता है। अब डायरेक्ट जो हम फूड इनटेक करते हैं वो डेंटाइन पे चला जाता है, डेंटाइन के मतलब पूरा डेंटाइन को पेनिट्रेट कर देता है, बहुत सॉफ्ट होता है तो डेंटाइन को पेनिट्रेट कर देता है। देन इट मूव्स टू द पल्प कैविटी, और पल्प कैविटी में नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। नर्व्स को जब हमारा फूड जाके टच करता है ना, वहाँ इरिटेशन होती है, उस वजह से सेंसिटिविटी हो जाती है। ओके गाइस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर दिस। ठीक है, सो हमें अपने दांतों का ख्याल रखना है। ओके, नाउ अब मैं आपको एक तरह से जल्दी से हमें नोट से रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, crown is the exposed part of the tooth, projects above the gums, enamel is the hardest part, covers the crown and secreted by the ameloblast cells. Characteristics क्या है, this is acellular, याद रखना है। अमीलोब्लास्ट सेल्स सिक्रीट करते हैं, अमीलोब्लास्ट सेल्स, एंड करेक्टर्स में याद रखना कि कौन से सेल इनको मतलब सिक्रीट करते हैं, अमीलोब्लास्ट सेल, एंड किस तरीके का ये होता है, ए सेल्यूलर इट इज़ ए सेल्यूलर। ए वेस्कुलर मतलब यहाँ पर कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, ए सेल्यूलर है, ए वेस्कुलर है, नॉन रीजनरेबल है ना, नॉन रीजनरेबल है जभी तो ये जब डीजनरेट कर जाता है तो प्रॉब्लम होती है। अगर रीजनरेबल होता तो फिर डीजनरेट करने के बाद रीजनरेट हो जाता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, लेकिन ये नॉन रीजनरेबल है। ठीक है गाइस, नॉन रीजनरेबल है, याद ये हमें रखना है। नाउ क्राउन नेक के बारे में देख लो, मिडल पार्ट ऑफ द टूथ। ठीक है, देखो यहाँ ऊपर क्राउन है, नीचे रूट है, तो मिडल पार्ट ऑफ द हमारा टूथ क्या है, दैट इज द नेक इज द मिडल पार्ट ऑफ अवर टूथ। इट इज सराउंडेड बाय गम्स मैंने आपको बताया था ना, जिंजाइवा, इट इज सराउंडेड बाय गम्स। ठीक है, और जो हमारा रूट है दैट इज द बेसल पार्ट ऑफ द टूथ एम्बेडेड इन द जॉ बोन। ये सब हम कल जो है डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल। ठीक है, नाउ अब हम डेंटिशंस पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ डेंटिशन। सो हेट्रोडॉन्ट डेंटिशन भी होती है, होमोडॉन्ट डेंटिशन भी हमें देखने को मिलती है, जो कि डॉल्फिन्स में देखते हैं, एंड हेट्रोडॉन्ट डेंटिशन हम ह्यूमन बींग्स, मैमल्स, चीता, इन सब में देखते हैं। नाउ ह्यूमंस की केस की मैं बात करें तो ह्यूमंस के जो टीथ है ना, उनके करेक्टरिस्टिक्स हैं थीकोडॉन्ट, हेटेरोडॉन्ट एंड थीकोडॉन्ट, हेट्रोडॉन्ट एंड डाइफायोडॉन्ट। ठीक है, अभी देखते हैं पहले थीकोडॉन्ट को। टीथ्स आर एम्बेडेड इन द बोनी सॉकेट्स, मेन एंड क्रोकोडाइल टीथ्स आर एम्बेडेड इन द बोनी सॉकेट्स।
प्लूरोडोंट क्या है? टीथ ऑन लेटरल साइड ऑफ द जॉ बोन। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट आप अपने नोट्स में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट एज वेल। ठीक है, सो प्लूरोडोंट क्या है? टीथ आर लोकेटेड ऑन द लेटरल साइड ऑफ द जॉ बोन। ठीक है, हमारे क्या है कि बॉनी सॉकेट्स के अंदर, मतलब जैसे इस तरीके से है ना कि भाई ये जो है हमारा जिंजाइवा है, ये हमारा बोन्स है, ठीक है, बोनी सॉकेट है, तो इस तरीके से हमारे टीथ, लेकिन इनके क्या होते हैं? लेटरल साइड पर प्रेजेंट होते हैं ऑफ द जॉ बोन। एक्रोडोंट क्या होते हैं? टीथ ऑन द टर्मिनल पार्ट ऑफ द जॉ बोन। टीथ आर प्रेजेंट ऑन द टर्मिनल पार्ट ऑफ द जॉ बोन। एग्जांपल्स आर इन केस ऑफ एम्फिबियंस एंड फिशेस। नाउ अब हमने क्या किया कि कितनी बार दांत, जो दांत हैं टूटने के बाद कितनी बार रीजनरेट हो सकते हैं, ठीक है, वो हमने इस केस पे भी, अपीयरेंस ऑफ टीथ के केस पे भी हमने डिवीजन कर दी। मोनोफायोडोंट, पॉलीफायोडोंट एंड डाइफायोडोंट। मोनोफायोडोंट के भाई एक ही बार आएंगे, ठीक है, एक ही बार आएंगे, टूट गए तो फिर से नहीं आएंगे। अपीयर ओनली वंस इन लाइफ। लास्ट मोलर इन ह्यूमंस। लास्ट मोलर यानी कि जो वो विजडम टिथ के बारे में मैंने आपको बताया था ना, दैट इज़ अ लास्ट मोलर, जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बार देखने को मिलता है, ठीक है। पॉलीफायोडोंट्स के केस में बात करें तो भाई कितने बार टूटे उतनी बार आ जाएंगे, ठीक है, रीजनरेबल है। एम्फीबियंस के केस में जितनी बार टूटेंगे ना उतनी बार आ जाएंगे। डायोफायोडोंट्स में क्या होता है? दे बियर टू सेट ऑफ टूथ थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ में मैंने ह्यूमंस के केस में बात बताई थी ना, द प्री मोलर्स आर एब्सेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नाउ डेंटल फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो मूविंग ऑन टू द फेरिंक्स रीजन। फेरिंक्स रीजन पता है कितनी लेंथ होती है? 12 to 14 सेंटीमीटर होती है लेंथ, एंड इट इज़ लोकेटेड बिहाइंड द सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। फेरिंक्स इज लोकेटेड बिहाइंड द सॉफ्ट पैलेट। डोर्सल साइड पर जो है फेरिंक्स, मतलब फेरिंक्स तो ना एक कॉमन पाथ है, कॉमन पाथवे, देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है, मतलब जहाँ तक फूड और एयर का कॉमन पैसेज है वहाँ तक मैं उसको बोलूँगी फेरिंक्स। और उसके बाद जब डिवीजन हो जाएगी, लेट्स सपोज डिवीजन यहाँ पर हो गई तो ये हो गया हमारा ट्रैकिया, ये हो गया हमारा फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस, ठीक है, फूड पाइप, और ये है हमारा विंड पाइप। इस तरीके से डिवीजन के बाद हमें देखने को मिलेगा, फिर हम उसका नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द फेरिंक्स रीजन इज कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर, ठीक है। फेरिंक्स हेल्प्स इन स्वेलोइंग। इट हैज़ टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स होते हैं फेरिंक्स के पास। टॉन्सिल्स क्या होते हैं? Tonsils are the first line of defense against illness. They produce WBCs that helps body to fight infections. ठीक है, टॉन्सिल अगर सर्जिकली रिमूव कराने पड़ जाए तो जैसे हम उसको बोलते हैं टॉन्सिलेक्टमी। और अगर टॉन्सिल का इन्फेक्शन हो जाता है तो हम उस केस में कहते हैं टॉन्सिलाइटस, टॉन्सिलाइटस, ठीक है। टॉन्सिल के इन्फेक्शन को हम कहेंगे टॉन्सिलाइटस, और अगर सर्जरी होगी तो हम उसको कहेंगे टॉन्सिलेक्टमी, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि टॉन्सिल्स क्या होते हैं। दे आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इलनेस, एंड ये क्या करते हैं? WBCs प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारी बॉडी को इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है गाइस। सो आई एम स्विचिंग ऑफ माई वीडियो नाउ, कमिंग ऑन टू द एपिग्लॉटिस, ठीक है। एपिग्लॉटिस से पहले अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझो। देखो, अगर हमें ट्रैकिया की ओपनिंग बतानी है ना, तो ट्रैकिया की ओपनिंग को हम कहते हैं ग्लॉटिस। ट्रैकिया की ओपनिंग देखो, मैंने बताया था ना, ईसोफेगस जब डिवाइड हो जाता है इस तरीके से, राइट, मतलब जो भी है मैं आपको बाद में अच्छे से डायग्राम दिखा दूंगी, बट अभी हम रफली ड्रॉ कर रहे हैं। तो ईसोफेगस जब डिवाइड करता है ना दो पार्ट्स में, तो जो ट्रैकिया की ओपनिंग होती है ना उसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। एंड फूड पाइप की यानी कि ईसोफेगस की ओपनिंग को हम बोलते हैं गलेट। क्या बोलते हैं? गलेट, ठीक है। तो ग्लॉटिस और गलेट को कभी मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो अभी अपनी नोटबुक में। ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज रिफर्ड एज ग्लॉटिस, ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज रिफर्ड एज ग्लॉटिस, एंड ओपनिंग ऑफ द विंड फूड पाइप दैट इज ईसोफेगस इज रिफर्ड एज गलेट, ठीक है।
सो दिस इज ऑल अबाउट दी ओपनिंग्स. नाउ देखो फेरिंग्स के बारे में और डिटेल्स में हम एक ब्लैंक स्लाइड लेकर और जानते हैं फेरिंग्स के बारे में. नाउ बड़े ध्यान से सुनो कि जो फेरिंग्स रीजन है ना, जो फेरिंग्स रीजन है ना, दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज द oropharynx. First is the oropharynx. Second is the nasopharynx. And third one is the laryngopharynx. ठीक है. सो 3 फर्दर पोर्शंस में हमने जो है एक फेरिंग्स को डिवाइड कर दिया बेस्ड ऑन सिर्फ इतना कि भाई यहाँ क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं. ठीक है. कोई खास हमने दिमाग इतना लगाया नहीं, पर हाँ फेरिंग्स हमारा कॉमन रीजन है तो इसी वजह से उसको 3 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया. अब कैसे ओरोफेरिंग्स को क्या किया, जो कि इसोफेगस के पास है. ठीक है. नेसोफेरिंग्स का है, ओरोफेरिंग्स का है टुवर्ड्स इसोफेगस. लिखेंगे सभी मेरे साथ. ओरोफेरिंग्स इज टुवर्ड्स इसोफेगस. ठीक है. हमारा जो नेसोफेरिंग्स है ना, दैट इज टुवर्ड्स द इंटरनल लेयर्स. ओके, दैट इज टुवर्ड्स द इंटरनल लेयर्स. और यहीं पर अगर मैं बात करूं अपने लैरिंगोफेरिंग्स की, सो इट इज़ टुवर्ड्स द ट्रैकिया. इट इज़ टुवर्ड्स द ट्रैकिया. ठीक है. सो इतने फर्दर पार्ट्स में हमारा जो है एक फेरिंग्स रीजन डिवाइडेड है. तो आप अपनी नोटबुक्स में सभी पॉइंट्स मेंशन कर लेना. ठीक है गाइस. ओरोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स. ओके. नाउ अब देखो ध्यान से फर्दर पॉइंट्स देखो. अब जो ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया opens into the larynx. ओके, ट्रैकिया opens into the larynx. इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई जो ट्रैकिया है वो लैरिंग्स में ओपन होता है. कहाँ से होता है? देखो अब ध्यान से पहले मेरी बात सुनो. फिर से मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि मान लो ये फेरिंग्स हैं, ये हमारे पास ट्रैकिया है. ठीक है. और ये हमारे पास इसोफेगस है. तो इस ओपनिंग को मैंने क्या कहा? ग्लॉटिस. ठीक है. और इस ओपनिंग को मैंने क्या कहा? गलेट. ठीक है. ग्लॉटिस और गलेट यहाँ तक क्लियर है. अब बात ये है कि फेरिंग्स जो है वो कहाँ ओपन करता है? फेरिंग्स ओपन करता है, अब इतने पोर्शन की अगर मैं बात करूँ तो फेरिंग्स ओपन करता है ट्रैकिया में. एंड देन द ट्रैकिया ओपन्स इनटू लैरिंगोफेरिंग्स. एंड यहाँ से आता है हमारे पास लैरिंग्स. लैरिंग्स क्या होता है? ट्रैकिया के रास्ते में ही प्रेजेंट होता है. दिस इज द वॉइस बॉक्स. लैरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स. ओके. देखो यहाँ पर फेरिंग्स आया, उसके बाद ग्लॉटिस के थ्रू ओपनिंग ली, फिर क्या हुआ? लैरिंग्स. देखो लैरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स लिखा ना तो लैरिंग्स का रोल पहले आएगा. ठीक है. लैरिंग्स का रोल आप पहले लिख लेना. लैरिंग्स पहले आएगा. ठीक है. फेरिंग्स टू ट्रैकिया टू लैरिंग्स टू लैरिंगोफेरिंग्स. ठीक है. फेरिंग्स का ही पोर्शन लैरिंगोफेरिंग्स एंड फेरिंग्स एंड देन द एक और स्ट्रक्चर आता है एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो. देखो एपिग्लॉटिस क्या है. यहाँ तक कहाँ से ओपनिंग हुई थी? यहाँ पे कहाँ से ओपनिंग हुई थी? ग्लॉटिस के थ्रू. ठीक है. अब एपिग्लॉटिस की बात सुनो. एपिग्लॉटिस क्या है? मैंने कहा ट्रैकी है. ट्रैकिया फर्दर डिवाइड हो जाता है, सॉरी फेरिंग्स है. फेरिंग्स फर्दर डिवाइड हो जाता है ट्रैकिया एंड फूड पाइप में. अब जो है ट्रैकिया हमारा है रास्ता हवा का रास्ता है, विंड का. एंड ये है हमारे फूड का रास्ता. ठीक है. ये फूड पाइप है और ये है हमारे पास विंड पाइप. तो कहीं खाना जो है गलती से हमारे इस विंड पाइप में ना चला जाए, क्योंकि अगर भाई विंड पाइप में खाना चला जाएगा विंड पाइप में तो प्रॉब्लमैटिक कंडीशन आ जाएगी ना. यहाँ पर खाना स्टक हो जाएगा, फिर आगे जो है एयर नहीं जा पाएगी इस तरीके से जब ट्रैकिया डिवाइड करता है. ठीक है. तो यहाँ पर एयर का पैसेज रुक जाएगा, नहीं हो पाएगा. इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर कि यहाँ से फूड जो है, यहाँ से फूड मूव करता करता विंड पाइप में ना चला जाए. इसीलिए जो है पेरेंट्स कहते हैं कि खाते टाइम कभी भी बोलना नहीं चाहिए. खाते टाइम कभी भी बोलना नहीं चाहिए. यहाँ पर एक इस तरीके का एपिग्लॉटिस स्ट्रक्चर होता है. दैट इज़ अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है. इट इज़ कार्टिलेजिनियस.
cartilaginous flap like structure, ठीक है, और ये क्या करता है, prevents the entry of it prevents the so now coming on to the tonsils. टॉन्सिल्स क्या होते हैं, दे आर लिम्फॉइड टिश्यूज, या लिम्फॉइड टिश्यू मतलब कि ये WBCs, ग्रुप ऑफ WBCs जो कि हमारे जो है इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करते हैं. टॉन्सिल्स क्या होते हैं, दे आर लिम्फॉइड टिश्यूज. इफ एनीवन विल आस्क यू ना कि टॉन्सिल किस टाइप के टिश्यू है, सो यू विल आंसर लिम्फॉइड टिश्यू है वो, ठीक है, क्या है वो, लिम्फॉइड tissues है वो. Okay, now they are present in the oral cavity and the pharynx. It is quite important that they are present in the oral cavity and the pharynx, and उनका जो arrangement होता है ना, that is ring like. अरेंजमेंट कैसा होता है उनका, रिंग लाइक, और इसी वजह से इनके स्ट्रक्चर को बोलते हैं वॉल्डेयर्स रिंग, वॉल्डेयर्स रिंग, ठीक है. सो इनका क्या है, रिंग लाइक अरेंजमेंट है, ठीक है, और इनको हम क्या बोल देते हैं, इस तरीके से ये अरेंज्ड होते हैं ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर में, और इनको हम बोल देते हैं वॉल्डेयर्स रिंग. ओके, क्लियर. नाउ अब इनके हम नाम देख लेते हैं किस तरीके से लोकेटेड है. यहाँ पर टॉन्सिल्स की अगर मैं बात बताऊँ, नाम बताऊँ, तो यहाँ पर भी छोटे छोटे टॉन्सिल्स होते हैं. इनको हम बोलते हैं यूस्टेशियन टॉन्सिल्स, यूस्टेशियन टॉन्सिल्स, ठीक है, यूस्टेशियन टॉन्सिल्स. ये क्या है, ये क्या है, जैसे ओरल कैविटी के पास प्रेजेंट है ना, तो यहाँ से टंग पास होती है, ठीक है, तो ये टंग के पास हो गए, तो ये हो गए क्या, लिंगुअल टॉन्सिल्स. टंग के लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, लिंगुअल, तो ये हुए लिंगुअल टॉन्सिल्स, ठीक है. और आगे चलते हैं, ठीक है. अभी जो सबसे ऊपर आप देख पा रहे हो ना, दिस इज द लिम्फ, दिस इज द lymph to upper deep cervical and retropharyngeal nodes. क्या बताया मैंने, यहाँ पर रेट्रोफेरेंजियल और सर्वाइकल नोड्स होते हैं, वहाँ से डीपली प्रेजेंट है. अब देखो यहाँ दोबारा से रिंग का स्ट्रक्चर मैं इस तरीके से बना देती हूँ, ठीक है. दिस इज अ रफ रिंग लाइक अरेंजमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्डेयर रिंग, ठीक है, वॉल्डेयर रिंग. एंड यहाँ पर सबसे पहले ये जो छोटे छोटे टॉन्सिल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं यूस्टेशियन टॉन्सिल, यूस्टेशियन टॉन्सिल्स. फिर यहाँ हमने देखा था कि ये जीभ के पास प्रेजेंट है, तो हमने बोल दिया लिंगुअल टॉन्सिल्स, लिंगुअल टॉन्सिल्स. एंड यहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं बड़े बड़े टॉन्सिल्स, ठीक है, थोड़े से बड़े होते हैं साइज में. इनको हम बोल देते हैं पेलाटाइन टॉन्सिल. इनको हम क्या बोलते हैं, पेलाटाइन टॉन्सिल, टॉन्सिल. अब देखो ये पैलेट के पास है, तो इनको बोल दिया पैलेटाइन. ये यूस्टेशियन, पता है यूस्टेशियन ट्यूब कहाँ होती है, ईयर के पास, ठीक है. मतलब तुम इसको पता है, अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी किस तरीके से अरेंज्ड है, ठीक है. तो यूस्टेशियन ट्यूब यानी कि ईयर के पास लोकेटेड है, पैलेटाइन हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, पता है ना, लिंगुअल टंग, और ये पता है यहाँ पर ये जो टॉन्सिल है ये होता है हमारे फैरिंग्स के पास, तो हमने इसको नाम दे दिया फैरेंजियल टॉन्सिल, फैरेंजियल टॉन्सिल, ठीक है. और सुनो बात ध्यान से, यहाँ पर एक लास्ट बात बता देती हूँ. यहाँ पर ना कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इनको कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से. इनको हम बोलते हैं लेटरल बड. क्या बोलते हैं इनको हम, लेटरल बैंड, लेटरल बैंड, ठीक है. Now let's move on to the actual structure of these great tonsils which help us to fight against the infections. ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, दिस इज द pharyngeal tonsil, दिस इज द pharyngeal tonsil. It is located near the pharynx region, ठीक है. It is the pharyngeal tonsil, it is located near the pharynx region, ठीक है. अब लिंगुअल टॉन्सिल यहाँ पर है, ठीक है. तो लिंगुअल टॉन्सिल मैंने बताया था कि जीभ के पास, ठीक है. तो जो टॉन्सिल्स
जीभ के पास प्रेजेंट है उनको बोल दिया लिंगुअल टॉन्सिल। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, यहाँ क्या है, फेरिंग्स रीजन हो जाएगा इसके बाद स्टार्ट, ठीक है। 3 डायमेंशनल व्यू में ऑब्जर्व करो तो इसके बाद फेरिंग्स रीजन स्टार्ट होना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये वाले फेरेंजियल टॉन्सिल, ये यूविला के पीछे जो प्रेजेंट है फेरेंजियल टॉन्सिल। और मैंने आपको क्या बताया, पैलेंटाइन टॉन्सिल, ठीक है। ये पूरा क्या है, प्लेट है ना, ये आगे हार्ड पैलेट पीछे सॉफ्ट पैलेट, तो ये क्या है, पैलेटाइन टॉन्सिल्स। गाइस बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अब देखो जो ट्यूब्यूल टॉन्सिल दिखा रखा है ना, ये आपका यूस्टैशियन टॉन्सिल भी कह सकते हो आप इसको, यूस्टैशियन, ठीक है। मतलब यूस्टैशियन टॉन्सिल भी यहीं पर ऐसे ही प्रेजेंट होता है, ओके, ठीक है। अब एक और डायग्राम देख लो, नेज़ोफेरेंजियल टॉन्सिल, इसको फेरेंजियल टॉन्सिल वही वाला जिसको हमने फेरेंजियल टॉन्सिल नाम दिया, ठीक है। ये ट्यूब्यूल टॉन्सिल है, ये क्या है, पैलेटाइन टॉन्सिल है जो कि पैलेट्स के पास प्रेजेंट है। एंड ये टंग का स्ट्रक्चर दिखा के आपको यहाँ पर क्या दिखा दिया, लिंगुअल टॉन्सिल, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द वोल्डेयर्स रिंग। क्लियर गाइज, आई होप आपको टॉन्सिल्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट समझ लो, जो स्वेलोइंग का प्रोसेस है ना, उसमें ना 3 स्टेजेस इंक्लूडेड होती हैं। पहली तो होती है ओरल स्टेज, ठीक है। सबसे पहले ओरल कैविटी में होता है तो उसको हम बोलते हैं ओरल स्टेज। देन हमारे पास फेरेंजियल स्टेज आती है, क्योंकि ओरल कैविटी के बाद जो हमारा फूड है वो मूव करता है फेरेंजियल मतलब फेरिंग्स में, ठीक है। एंड देन फेरिंग्स के बाद जो हमारा फूड है दैट मूव्स टू द ईसोफेगस, तो फिर आती है हमारे पास ईसोफेजियल स्टेज, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज बताई मैंने फेरेंजियल स्टेज, देन इट मूव्स टू द फर्स्ट स्टेज इज द ईसोफेगल स्टेज, देन इट मूव्स टू द pharynx. So this is the stage 2, this is the stage 1, and stage 3 is what, it is the esophageal state. Esophageal state and pharyngeal state ये क्या होता है, involuntary action यहाँ पर शो होता है, ठीक है, involuntary। and esophageal stage क्या है, voluntary। यहाँ क्या होता है, voluntary एक्शन, ठीक है। हम अपनी मर्जी से जितनी देर च्यू करना चाहे उतनी देर च्यू करते हैं, जितना मतलब जिस साइड मूवमेंट चाहे उस साइड फूड की मूवमेंट शो करते हैं। लेकिन फेरेंजियल और ईसोफेगियल स्टेज आउट ऑफ अवर कंट्रोल है तो फिर वो इनवॉलंटरी होती है, ठीक है। सो इस तरीके से पहले खाना हमारे ईसोफेगियल स्टेज से फेरेंजियल स्टेज पे जाता है, देन इट मूव्स टू द ईसोफेगस, देन फाइनली टू द स्टमक। तो ये हो गया पूरा स्वेलोइंग का और यू कैन से डिग्लटेशन का प्रोसेस, ठीक है, ओके। नाउ फर्स्टली लेट्स मूव ऑन टू दी सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे ईसोफेगस देन द स्टमक, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स, नाउ सलाइवरी ग्लैंड्स वो ग्लैंड जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। मेनली ये 3 टाइप के सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज योर पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। पहले पैरोटिड ग्लैंड के बारे में समझते हैं। फर्स्ट वन इज योर पैरोटिड ग्लैंड। नाउ दिस इज लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है। दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड इट इज लोकेटेड नियर द ईयर और यू कैन से इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। पैर मीन्स होता है नियर एंड ऑटिड मीन्स होता है ईयर, नियर द ईयर, ओके। नाउ यहाँ पर आपको पता है पूरे सलाइवा की अगर मैं सिक्रेशन बताऊँ कितने % जो सिक्रेशन होती है, आपको पता है 1 डे में कितने लीटर सलाइवा प्रोडक्शन होता है, 1.5 लीटर सलाइवा प्रोडक्शन होता है एक दिन में ह्यूमन बॉडी में। जो बकल कैविटी में जो मतलब ये सलाइवरी ग्लैंड्स है ना, ये टोटल ऑन 1500 मिलीलीटर यानी कि 1.5 लीटर पर डे प्रोडक्शन करते हैं सलाइवा की। इसमें से पैरोटिड ग्लैंड का हिस्सा जो है वो 25% है, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड का शेयर कितना है, 25%। डक्ट लिख लेंगे, पैरोटिड ग्लैंड की होती है स्टेंसन डक्ट, स्टेंसन डक्ट, ठीक है। इट ओपन्स अपोजिट टू द सेकेंड मोलर ऑफ द माउथ, ठीक है। सेकेंड मोलर जो है ना उसके अपोजिट में ओपन करती है, ठीक है। स्टेंसन डक्ट है, कहाँ पे ओपन करती है, अपोजिट टू द सेकेंड मोलर टूथ इन द माउथ, ठीक है।
क्लियर हो गया इतना। नाउ मूविंग ऑन टू द सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी। सब मैंडिबुलर कह लो या सब मैक्सिलरी एक ही बात है, ठीक है। सब मतलब क्या होता है, सब का मतलब होता है नीचे, सब का मतलब होता है नीचे, बिलो। एंड मैंडिबुलर मतलब मैंडिबल, मैंडिबल के नीचे ये वाले जो है ग्लैंड्स लोकेटेड होते हैं। एंड इनके अगर वज़न की बात करूँ तो इनका वज़न होता है 8 to 10 ग्राम ईच। एक ग्लैंड का वज़न इतना हो, ठीक है। नाउ इनकी सिक्रेशन पता है कितनी है, 70% शेयर है इनका पूरे सलाइवा की 1500 मिलीलीटर पर डे वाली सिक्रेशन में। 75%, ठीक है, 70%, ओके, 70%। और इनकी डक्ट का नाम लिखोगे वाटन्स डक्ट। क्या नाम है इनकी डक्ट का, वाटन्स डक्ट। कहाँ पर ओपन करेगी ये, ओपन्स टू दी फ्लोर ऑफ दी माउथ अलोंग दी, जो हमारे पास जो हमारी जीभ वाला जो लिंगुअल फ्रैन्यूलम है वहाँ के पास भी ओपन करती है, ठीक है। क्योंकि मैंडिबल के नीचे प्रेजेंट है तो फ्लोर पे, माउथ के फ्लोर पर ओपन करेंगे, ठीक है। तो 70% सिक्रेशन में शेयर देता है, वाटन्स डक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट तो डक्ट है भाई। सब मैंडिबुलर और पोजीशन देखो, सब बिलो मैंडिबुलर, मैंडिबल बिलो द मैंडिबल पोजीशन है, 70% शेयर है, वाटन्स डक्ट है, ये याद रखना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट इज योर सबलिंगुअल, सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ है, सब मीन्स अगेन बिलो, लिंगुअल मीन्स टंग, बिलो दी टंग प्रेजेंट है। डक्ट का नाम बताऊँ मैं तो डक्ट है रिवाइनस डक्ट, रिवाइनस डक्ट, ठीक है। सिक्रेशंस कितनी है पता है, कितनी डक्ट्स हैं यहाँ पर, 5 से लेकर 15 डक्ट होती हैं, उनमें से सिक्रेशंस ऐसे रिलीज़ करती हैं, ठीक है। इतनी सारी डक्ट्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ओके गाइस, इतनी सारी डक्ट्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। नाउ इसके शेयर की बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 25% शेयर है पैरोटिड ग्लैंड का, जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड है। सबलिंगुअल ग्लैंड जो कि स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, जो कि स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, उसका शेयर कितना होता है 5%, क्योंकि 25% पैरोटिड ग्लैंड का, 75% मैंने आपको बताया सब मैक्सिलरी ग्लैंड का। देन टोटल हुआ कितना, टोटल हो गया सॉरी गाइस यहाँ पर 70% है, ओके, इसका ध्यान रखना। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर 95%। तो यहाँ पर सिक्रेशन कितनी हो गई, 5% की सिक्रेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। कौन सी ग्लैंड की, सबलिंगुअल ग्लैंड की। तो हर एक ग्लैंड की फिर से मैं डक्ट रिवाइज करा देती हूँ। पैरोटिड ग्लैंड लार्जेस्ट है, इसकी डक्ट का नाम है स्टेंसन डक्ट, ठीक है। इसी के साथ जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड है वो है मतलब बीच वाला है, मिडल साइज्ड है, ठीक है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं है। इसकी डक्ट का नाम है वाटन्स डक्ट। एंड लास्ट वन इज जो कि सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है, दिस इज स्मॉलेस्ट, इसकी डक्ट का नाम है रिवाइनस डक्ट ऑफ रिवाइनस, ठीक है गाइस, ओके। सो सलाइवरी ग्लैंड्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने क्लियर कर दिया। अब देखते हैं हम सलाइवा की कंपोजिशन, बट बिफोर दैट लेट्स मूव ऑन टू अ ब्यूटीफुल डायग्राम ऑफ दीज ग्लैंड्स। देखो ये रहे हमारे ग्लैंड्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या बताया था, दैट पैरोटिड ग्लैंड इज लोकेटेड नियर द ईयर। एंड यू नो गाइस, पैरोटिड ग्लैंड की इन्फ्लामेशन को बोलते हैं मम्स। कई बार छोटे बच्चों में पैरोटिड ग्लैंड की इन्फ्लामेशन हो जाती है, इसको बोलते हैं मम्प्स, ठीक है, मम्प्स। ट्यूमर जो यहाँ पर शो कर रखा है वो कैंसर के केस में है, इसको हमें अभी बात नहीं करनी, कैंसर के केस में होता है ये, लेकिन हमें अभी थोड़ा बहुत डिस्कशन करना है। कैंसर ये केस भी आप जो है 12th बायो में पढ़ेंगे। देखो जो मम्प्स है ना, उनको हिंदी में बोलते हैं कन पेड़े। कन पेड़े मतलब कन मीन्स कान और पेड़े मतलब जैसे पेड़े जैसे फूल जाता है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। सो सबलिंगुअल ग्लैंड यहाँ पर बिलो दी टंग है एंड यहाँ मैंडिबल के पास, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहाँ है, मैंडिबल के नीचे, सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ है, हमारी टंग के नीचे। सो दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड जिसकी डक्ट का नाम है स्टेंसन डक्ट। दिस इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड जिसकी डक्ट का नाम है रिवाइनस डक्ट। एंड सब मैंडिबुलर की डक्ट का नाम है वाटन्स डक्ट, ओके गाइस।
सो गाइस, इसी के साथ हमने ओरल कैविटी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, जहाँ पर हमने पूरा टंग भी पढ़ा, हमने टीथ भी पढ़ा, हमने जो है पैलेट्स के बारे में भी पढ़ा, हमने हमारे जो है टॉन्सिल्स के बारे में भी पढ़ा, ठीक है, टॉन्सिल्स प्लस हमने सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में भी पढ़ा। अब हम कंपोजिशन देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ, अब हम चलेंगे ट्रांसपोर्ट पैसेज पे, जिसपे हम पढ़ेंगे इसोफेगस। सो कंपोजिशन लिख लो सलाइवा की, ठीक है। कंपोजिशन क्या है सलाइवा की, यहाँ पर 99.5% आपको वाटर देखने को मिलेगा, ठीक है, और बचा हुआ कितना 0.5% यहाँ पर होती है दूसरी सब्सटेंसेस। दूसरी सब्सटेंसेस में देख लो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी आ जाते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी आ जाते हैं। यहाँ पर लाइजोजाइम्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटी माइक्रोबियल एक्शन होता है लाइजोजाइम्स का। देखो, कई बार हमारे घर के बड़े बूढ़े हमें कहते हैं कहीं पे भी जैसे फुंसी हो जाती है या फिर कुछ भी इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो हमारी दादी मम्मी अक्सर कहती हैं कि सुबह उठ के जो हमारा सलाइवा होता है उसको उस चोट के ऊपर, मतलब वो जो हमारी जो मतलब इन्फ्लामेशन अगर किसी बॉडी में हो गई या फिर फुंसी हो जाती है, तो वहाँ पर हमें वो सुबह वाला सलाइवा लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि सलाइवा इज़ रिच इन एंटीबॉडीज़, ठीक है, एंटीबॉडीज़ होती हैं। एक तो मैंने आपको एंटी माइक्रोबियल एक्शन वाली लाइजोजाइम बता दी, एंटी माइक्रोबियल एक्शन वाली, और दूसरे भी नोट कर लो, एक एंटीबॉडी IgA भी होती है सलाइवा में, ठीक है। एंटीबॉडीज अगेंस्ट हम क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं, चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज में, ठीक है। तो एंटीबॉडीज IgA प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्या करती है ये? हमें प्रोटेक्शन देती है जर्म से, इसीलिए, ठीक है। और क्या है सलाइवा में? सलाइवा के पास सलाइवरी अमाइलेज है, जो कि कहाँ पर एक्ट करती है? मैंने क्या बताया था आपको? इट एक्ट्स ऑन राइपेंड स्टार्च ओनली, इट एक्ट्स ऑन राइपेंड स्टार्च ओनली, ठीक है। सो सलाइवरी अमाइलेज एक्ट्स ऑन राइपेंड स्टार्च ओनली। और क्या क्या होता है यहाँ पर? pH कितना होता है? 6.8 pH होता है, यानी कि स्लाइटली एसिडिक नेचर, ठीक है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी तक क्या बताया? सलाइवरी अमाइलेज होती है यहाँ पर, और क्या होती है? pH 6.8 होता है, एंटी माइक्रोबियल एक्शन के लाइसोजाइम्स होते हैं, और एक एंटीबॉडी भी होती है IgA। 99.5% ये वाटर से बना होता है, 0.5% में अदर सब्सटेंसेस आ जाती हैं, जो मैंने आपको बता दी। नाउ अब ये देखो, आपका जो सलाइवरी अमाइलेज है ना, ये 30% स्टार्च की डाइजेशन कर देता है, 30% स्टार्च की डाइजेशन कर देता है। क्या? सलाइवरी अमाइलेज, जिसको हम ट्यालिन भी बोलते हैं, ट्यालिन और सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। इन दो नाम में कंफ्यूज मत होना, ये एक ही बात है, सलाइवरी अमाइलेज कह लो या फिर ट्यालिन कह लो, ओके। नाउ अगर हम कह रहे हैं कि सलाइवेशन क्या होता है, एक लास्ट पॉइंट सलाइवा पे, salivation is the process of production of salivary amylase, right? सॉरी, सलाइवा अमाइलेज तो सलाइवा में होती है, तो प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा, पूरे सारी चीज़ें आती हैं तो पूरे सलाइवा पे, ठीक है। अब एक और बात सुन लो, सलाइवेशन पर आई गए हैं तो सलाइवेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा। लेकिन अब कौन से किस तरीके के फूड्स इंक्रीज करते हैं सलाइवेशन को? तो जो सिट्रस फूड्स हैं, सिट्रस फूड है, वो इंक्रीज करते हैं द प्रोसेस ऑफ सलाइवेशन, सिट्रस फूड्स, ओके, ठीक है गाइस। तो सलाइवा का जो हमारा टॉपिक है सलाइवरी अमाइलेज, वो हम यहीं पर बंद कर देते हैं, क्योंकि हमने बहुत कुछ जान लिया सलाइवा के बारे में, ठीक है। हमने पहले सलाइवरी ग्लैंड्स को डिस्कस करा, फिर हमने सलाइवा की कंपोजिशन को डिस्कस करा कि सलाइवा में 99.5% वाटर होता है, 0.5% अदर सब्सटेंसेस होती हैं, जिनमें एंटी माइक्रोबियल एक्शन वाला लाइजोजाइम आता है, ठीक है। IgA एंटीबॉडी है, और हमारे पास यहाँ पर जो है सलाइवरी अमाइलेज भी होती है, जो राइपन स्टार्च पे एक्ट करती है सिर्फ और सिर्फ, और जिसके कारण 30% ऑफ दी स्टार्च डाइजेशन हो जाती है। pH कितना होता है हमारे सलाइवा में? 6.8, slightly acidic. Salivation is the process of saliva production, and citrus foods increases the salivation process.
और हमने 3 ग्लैंड्स भी जान लिए। तो यहाँ पे आज हमने जो है फैरिंग्स वाला रीजन कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने पढ़ा ओरोफैरिंग्स, लेरिंगोफैरिंग्स एंड दी नेजोफैरिंग्स। नेजोफैरिंग्स कहाँ पर था? इंटरनल लेयर्स के पास। ओरोफैरिंग्स ओरल कैविटी के पास एंड दी लेरिंगोफैरिंग्स इज नियर द ट्रैकिया। ठीक है। ग्लोटिस क्या बताया था? ग्लोटिस इज द ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया, गलेट इज द ओपनिंग ऑफ द फूड पाइप। तो इतनी बातों को आज हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करा। एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर ऑसम चैनल। एंड आपका यहीं पर ये वाला लेक्चर फिनिश होता है। लेट्स मीट इन अनदर लेक्चर विद न्यू वीडियो।